नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश में फिलहाल बाबा बागेश्वर की धूम है। पर्ची बाबा के नाम से फेमस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने समस्या सुलझाने के अंदाज और कथावाचक के तौर पर लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। बाबा बागेश्वर बहुत जल्द रांची की धरती पर पधारने वाले हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार के झारखंड आगमन की जानकारी समाज सेवी विनोद सिन्हा ने होटल रेडिसन ब्लू में प्रेस वार्ता कर दी है। बागेश्वर धाम सरकार 2 दिनों की झारखंड यात्रा पर आ रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिला में 2 और 3 नवंबर को उनका कार्यक्रम होगा। समाज सेवी विनोद सिन्हा ने बताया कि जन जागरण और सनातन धर्म के महत्ता की जानकारी देने वे झारखंड आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 नवंबर को पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही चार्टर्ड प्लेन द्वारा वे गिरिडीह जाएंगे, जहां उनका दिव्य दरबार लगेगा। जन जागृति समाज में एक वहाँ के लोगों का हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, भाइयों बहनों के लिए, संस्कृति के लिए रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और यहाँ के लोगों के लिए विकास के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे और बालाजी से प्रार्थना करेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरु जी बालाजी जो है महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। हमारी भतीजी प्रिया मलिक जो सिंगर है मुंबई की, वो भी मुंबई से आई हुई थी गिरिडीह और इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया मनोज तिवारी जी के साथ मिलकर के। यहाँ भी एक दो गाने आप लोग को सुनाएंगी। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि बागेश्वर धाम के कार्यक्रम जो 2-3 नवंबर को गिरिडीह में होने जा रहा है, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम का आयोजन मैं ही करूँगा विनोद सिन्हा। बाबा की यात्रा में तो बाबा के पानी भोजन आप सबको सुनाती हूँ और बाबा की नगरी से हम पूज्य महाराज जी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो आए और अपना जो है आशीर्वाद इस पूरे नगर को दें। तो उनके लिए कि बाबा ने चलियो हमरो पर नगरी, बाबा ने चलियो हमरो पर नगरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, बाबा ने चलियो हमरो पर नगरी, भोला ने चलियो हमरो पर नगरी, भोला अहिक मन में बसायब, सेवा में ध्यान लगायब, भोला अहिक मन में बसायब, सेवा में ध्यान लगायब और खूब चढ़ायब और खूब चढ़ायब दूध मखान मिसरी, कि बाबा ने चलियो हमरो पर नगरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। और इधर घरेलू गैस के दाम में लगातार हो रही अप्रत्याशित वृद्धि पर केंद्र सरकार ने विराम लगाते हुए रक्षाबंधन से ठीक पहले 200 रुपए की कमी कर दी है। ये ठीक है कि इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी एवं झारखंड प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घरेलू गैस की कीमत कम किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री ने सौगात दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करके रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को बड़ा उपहार दिया है। देश के माँ बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा सौगात लेकर के आए।
क्योंकि गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। इससे 35 करोड़ बहनों को उसका लाभ मिलेगी और साथ ही जो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहले से 200 रुपया का सब्सिडी मिल रहा था, अब फिर 200 रुपया सब्सिडी जुड़ जाएगा तो उनको 400 रुपया की प्रत्येक गैस सिलेंडर में उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए और साथ ही कि आने वाले की 75 लाख और उजाला योजना के तहत बहनों को जोड़ने की भी सरकार की योजना है। तो वास्तव में ये बहुत साहसिक कदम है और आज ज़रूरत था लोगों को कि और उस काम को जो वर्षों से जनता मांग कर रही थी उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। गैस सिलेंडर के दाम को उन्होंने 200 रुपया कम कर दिया। वहीं केंद्र में विपक्षी पार्टी एवं झारखंड प्रदेश में सत्ता पक्ष की घटक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने घरेलू गैस के दाम में 200 रुपए की कमी को राजनीतिक फैसला बताया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि गैस सिलेंडर के दाम में कमी किए जाना रक्षाबंधन का तोहफा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला बताया है। ये रक्षाबंधन का तोहफा नहीं है, बल्कि ये आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के चुनावों का डर है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का एक षड्यंत्र, एक साजिश जनता के साथ शुरू हो जाता है और ये वही साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। 1200 रुपया सिलेंडर और उसमें 200 रुपये की सब्सिडी, वो भी उज्ज्वला योजना में। तो स्वाभाविक तौर पे उज्ज्वला योजना जो पूरे देश में पूरा तरह फ्लॉप कर चुका है, जो योजना पूरी तरह घर के बक्से में बंद हो चुका है, उन योजनाओं पर 200 रुपये की सब्सिडी दे करके देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन जनता से जाके पूछिए, जो जनता अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही है, दूध की कीमत बढ़ी हुई है, जो जनता अपने बच्चों को भर पेट निवाला नहीं खिला पा रही है, उन जनता का क्या होगा। महंगाई आज बेतहाशा आसमान छू रही है और उज्ज्वला योजना में 200 रुपये का छूट दे करके ये पीठ थपथपा रहे हैं। तो हमें लगता है कि यह भय और ये डर चुनावों का है, बल्कि जनता का फिक्र इन्हें नहीं है। वहीं घरेलू गैस के दाम में कमी और घरेलू और कामकाजी महिलाओं ने इसे रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में लिया है। उन्होंने इस 200 रुपए की बचत को बेहद ही खास बताया है। घट गया वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। 200 तो मायने रखता है, 10-20 नहीं 200, 1100 रुपये सोचना पड़ता था। जब 200 घटा तो हम लोग को कुछ रात को भी 200 से कुछ और हम लोग घर का सामान खरीद सकते हैं और सुन के अच्छा लगे कि 200 रेट गिर गया है। अच्छा किए हैं हम लोग के लिए, जब हम लोग को रक्षाबंधन में उपहार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, हम लोग बहुत खुश हैं इससे। वहीं चाईबासा जिले में मनरेगा से संबंधित 28 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सुपुर्द किए जाने के आदेश दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में चाईबासा जिले में मनरेगा संबंधित 28 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ कर रही थी। इस पीठ में न्यायमूर्ति आनंद सेन भी शामिल हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मनरेगा मामले से जुड़े सभी एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय को सुपुर्द करने का निर्देश दिया है। मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तिथि पर होगी। चाईबासा जिले में मनरेगा से संबंधित 28 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मनरेगा के मामले से जुड़े एफआईआर को देखते हुए सभी एफआईआर की फाइलें ईडी को सुपुर्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 1 माह के बाद का समय निर्धारित किया गया है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले की चक्रधरपुर पुलिस ने नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री का भांडा फोड़कर भारी मात्रा में बीड़ी बनाने की सामग्री और उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने बीड़ी कारोबारी और नकली फैक्ट्री चलाने वाले कुंदन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। चक्रधरपुर के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि चक्रधरपुर में बीड़ी कारोबारी कुंदन गुप्ता के घर पर बड़े पैमाने पर नकली बीड़ी बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर एसपी ने पोड़ाहाटा अनुमंडल पदाधिकारी के सहयोग से चक्रधरपुर अंचल निरीक्षक कृष्णा सॉय और चक्रधरपुर एएसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया। इसके बाद छापामारी दल ने सोमवार को मारवाड़ी स्कूल के पीछे स्थित गैलन भट्टी में स्थित बीड़ी कारोबारी कुंदन गुप्ता के घर पर धावा बोला। देखा गया कि कुंदन गुप्ता के घर पर बड़े पैमाने में बीड़ी की पैकेजिंग हो रही है। बीड़ी पैकेजिंग का काम कर रहे मजदूरों और वहां मौजूद लोगों से जब अधिकारियों ने कागजात, लाइसेंस या किसी प्रकार के कागजात की मांग की तो कोई भी कागजात वे प्रस्तुत नहीं कर पाए। तलाशी के दौरान पुलिस ने बीड़ी कारोबारी के घर से 18 से ज्यादा ब्रांडेड कंपनी के नकली बीड़ी की पैकेजिंग सामग्री बरामद की। वहीं भारी मात्रा में लाखों रुपए की बीड़ी की खेप को भी जब्त किया गया है। मौके से ही कुंदन गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बतौर पुलिस कुंदन गुप्ता ने नकली बीड़ी बनाने का जुर्म कबूल किया। छापेमारी दल में शामिल चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, अंचल निरीक्षक सह दंडाधिकारी कृष्णा सॉय का विशेष योगदान रहा। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चक्रधरपुर थाना अंतर्गत गैलन भट्टी के अंदर कुंदन कुमार गुप्ता के घर में अवैध रूप से डुप्लीकेट बीड़ी बनाने का कार्य चल रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया। थाना प्रभारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में इस छापामारी दल के द्वारा एक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ कुंदन कुमार गुप्ता के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान उनके घर पे अलग अलग ब्रांड के डुप्लीकेट बीड़ी बनाते हुए लेबर्स वहाँ पे काम करते हुए दिखे तथा उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह कार्य उनके घर पे काफ़ी दिनों से चल रहा है। और जब कुंदन कुमार से इन जो बीड़ी बनाने के कार्य के बारे में जब उनसे लाइसेंस की मांग की गई तो उनके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। साथ ये प्रतीत हुआ कि इनके द्वारा एक इलीगल तरीके से बीड़ी के डुप्लीकेट ब्रांड्स बना के मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसके पश्चात उनके घर से विभिन्न लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ब्रांड्स के बीड़ी पैक्ड और अनपैक्ड तथा उनका पैकिंग मटेरियल जब्त किया गया, जिसको कल शाम में देर रात तक उनको घर से बरामद किया गया तथा उनके विरुद्ध में अभी एक चक्रधरपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है तथा उनको न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा रहा है। और इधर झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 71वीं बैठक बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य के विकास में आवास बोर्ड के आने वाले दिनों में कार्य योजना और बोर्ड की अलग शहरों में बनी दुकानों के साथ आवासों के आवंटन पर भी चर्चा हुई। वहीं बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि बैठक में बहुत सारे तथ्य और मुद्दों को रखा गया। बोर्ड की जमीन में बनी दुकानें, मकान और जमीन के ऑक्शन की शुरुआत अगले महीने से की जाएगी। कर्मियों की महंगाई भत्ता में 42% की बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया। जमशेदपुर में 250 मकान बनकर तैयार हैं, जिसका जल्द आवंटन किया जाएगा। कुछ ऐसी कंपनी जो जमीन पर कब्जा बनाकर बैठी हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर लीज करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में आवास के नाम पर व्यवसाय चला रहे लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। साथ ही उन्हें नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में 300 से अधिक मकान मालिकों को 3 बार नोटिस दे दिया गया है। अगर वे लोग जवाब नहीं देते हैं तो स्थिति में आवंटन रद्द किया जाएगा। आवास बोर्ड के मकानों में 15 साल से रह रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आरक्षण और लॉटरी के माध्यम से दुकान और आवास का आवंटन किया जाएगा। मेरे लिए खास करके 71वीं बैठक 29 तारीख को आज रखी गई, जिसमें सारे बोर्ड के पदाधिकारी, एमडी, सेक्रेटरी, अन्य विभाग के सेक्रेटरी
लोग उपस्थित थे, उनके बीच में बहुत सारे तथ्यों को रखा गया, मुद्दों को रखा गया, जिसको बोर्ड द्वारा पारित भी किया गया, जिसमें विशेष करके जो हम लोग बार बार ऑक्शन की बात कर रहे थे, वह ज़मीन का हो या मकान का हो या दुकान का हो, वो सारे ऑक्शन को हम लोग अगले माह से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की बैठक में एक मोटा मोटी तय हो गया। सबसे अहम जो सूबे झारखंड में, वह पलामू हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो, धनबाद हो, बहुत जगह पे हमारा जो मकानें बनी हुई है या प्लॉट बना हुआ है, उस पर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द हम लोग एक निर्णय में पहुंचे हैं, क्योंकि हमने देखा, हम लोगों ने जाके भी देखा, 250 मकान नई आपका जमशेदपुर में बन के तैयार है, जिसका आवंटन जो प्रयास कर रहे हैं कि अगले महीना के लास्ट तक हम लोग करें। जो यहाँ पर भी बना हुआ है, आपके रांची में भी बहुत जगह पे बनी हुई है, उसका भी हम लोग जल्द से जल्द आवंटन लॉटरी के माध्यम से उसको हम लोग करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो भोजपुरी, ये उद्गार है लोगों को अपने भजनों से झुमाने वाली भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी का। जमशेदपुर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्हें ये बात कही, साथ ही उन्होंने पत्रकारों के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। कल्पना ने कहा कि इसके पूर्व वो साल 2018 में जमशेदपुर आई थी। इन 5 सालों में शहर में वही सभ्यता देखने को मिली। हर हर महादेव सेवा संघ के इस कार्यक्रम में कई कलाकार आए, पर उनमें से ज्यादातर भोजपुरी गायक ही थे। साल 2002 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज 20 सालों बाद जीवन को देखने का नजरिया बदल चुका है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में काफी पीछे है। आज साउथ की फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही हैं, पर भोजपुरी की भारत में ही पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भोजपुरी का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होना है। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल न करवा पाना हमारी नाकामयाबी है। कई बुद्धिजीवियों ने इसके लिए आंदोलन भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इसे अपनी पहचान नहीं मिल पाएगी। कल्पना कहती हैं कि एक दौर था जब लोगों को मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पर आज सोशल मीडिया के दौर में स्ट्रगल खत्म सा हो गया है। लोग सोशल मीडिया में अपना हुनर दिखाकर फेमस हो रहे हैं। वहीं बात की जाए भोजपुरी में अश्लीलता की, तो जो लोग ऐसे गाने बनाते हैं उनमें शिक्षा की कमी होती है। उन्होंने माना कि कुछ गाने ऐसे उन्होंने भी गाए हैं, पर बाद में एहसास होने पर उन्होंने ऐसे गाने गाना बंद कर दिया। राजनीति को लेकर कल्पना कहती हैं कि अगर राजनीति में जाने का मौका मिला तो जरूर जाना चाहूंगी और सबसे पहले अपनी भाषा के प्रति कुछ करूंगी। यार वो अलग से दिखता है जमशेदपुर का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 20 साल बाद भी सबको कर रही हूँ और बहुत खूबसूरत यात्रा रहा। इसी मंच पे काले जी के इसी मंच पे शायद तीसरी बार मैं आई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में भी आई थी और पहली बार शायद 3-4 में आई थी। तो वही सबको बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर हर हर महादेव सेवा संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं मंच पर भी कल बोली कि सही मायनों में जो एक सेवा भाव है और वो डायरेक्टली वो उस इंटेंशन को रख के कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर भी बहुत अलग अलग कलाकार आए इस मंच पे और भोजपुरी से रिलेटेड कलाकार ज्यादा आए, तो एक उनका ये सेवा भाव है, भोजपुरी के प्रति समर्पण है। और मैंने मुझे ये लगा कि बहुत सारे अब वो यात्रा में वो एक मैच्योरिटी आता है ना, आप जीवन में आगे बढ़ गए, अलग अलग जीवन को देखने का नजरिया बदलता है, तो वो बोलने के लिए करने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्था संगठन, इंटरनेशनल भोजपुरी महोत्सव, ये सब ज्यादातर जैसे दिखावा लगता है। अब मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो करने के लिए कर तो देते हैं, उसका कोई खास इंटेंशन क्या होता है पता नहीं, कहाँ पहुंचते हैं, लक्ष्य क्या होता है
कुछ रिजल्ट नहीं निकल गया था। जैसे भोजपुरी के लिए अब तक वो पिछले 20 साल से मतलब अभी भी यही सवाल पे ही है कि 8वीं सूची में भोजपुरी को कब एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तो वो सब बात अभी भी सवाल ही है, वो जवाब तक नहीं पहुंचा। तो दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर कम्युनिटी एंड खासकर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से लेके खासकर राजनीति में बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतिनिधित्व करते हुए आगे गए लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकिन फिर भी उम्मीद कर रही हूँ कि आगे भोजपुरी को एक भाषा की दर्जा प्राप्त हो। मैं आसाम से आती हूँ और आसाम में मैंने अपने लोक गायक पिता या भूपेन हजारिका जी को, इन लोगों को भाषा आंदोलन करते हुए देखा है। हम लोग छोटे थे, लेकिन भाषा आंदोलन जब हुआ, जब बंगाली और असमिया भाषा को लेके बहुत एक माहौल वहां पे था, उस वक्त लोगों की जो जागरूकता है, तमाम जैसे संगीत साहित्य सब एक साथ आए और फिर एक साथ जब आए उसका इम्पैक्ट हुआ। सो दैट इम्पैक्ट इज मिसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे। इधर पिछले 6 माह से चक्रधरपुर में राशन डीलरों को केरोसिन तेल का वितरण नहीं हुआ था। 6 माह बाद मंगलवार को 12,000 लीटर केरोसिन तेल से भरा एक टैंकर चक्रधरपुर पहुंचा। इसके बाद कुदलीबाड़ी में नायक कीरो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा डीलरों के बीच काट के अनुपात में तकरीबन 65 रुपए प्रति लीटर के दर से केरोसिन तेल का वितरण किया गया। इससे पहले केरोसिन तेल 90 रुपए प्रति लीटर मिलने के कारण कई राशन डीलर तेल का उठाव नहीं कर रहे थे। रेट कम होने के बाद डीलरों द्वारा केरोसिन तेल का उठाव किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिस्ट्रीब्यूटरों के मैनेजर गोवर्धन मुर्मू और मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि तेल की बढ़ी हुई कीमत के कारण लाभुक तेल नहीं खरीद पा रहे थे। अब कीमत कम हुई तो तेल का उठावा किया गया है। इससे लाभुक को कम कीमत पर केरोसिन का लाभ मिलेगा। हालांकि पहले से कम मात्रा में तेल का आवंटन हुआ है। चक्रधरपुर में और 2 टैंकर केरोसिन तेल की जरूरत पड़ेगी। मालूम रहे कि चक्रधरपुर, बंदगांव और सोनुआ प्रखंड में राशन डीलरों के बीच तेल वितरण के लिए 3 टैंकर केरोसिन तेल की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल एक ही टैंकर तेल पहुंचा है। डीलरों द्वारा जानकारी दी गई कि लाभुकों को प्रति लीटर केरोसिन तेल 66 रुपए की दर से वितरित किया जाएगा। इस बार का रेट है 64 रुपये 56 पैसा। अच्छा, 64 रुपये 56 पैसा। तो आया हम लोग ये तो क्या बोलेंगे, तो केरोनाइक का है या बजरंग अग्रवाल का तो है नहीं। अच्छा, किसका है ये? तो केरोनाइक को दिया है। अच्छा अच्छा, है ना अलॉटमेंट। इस बार अलॉट किया है, अलॉट किया। हाँ हाँ, अलॉटमेंट के आधार से 3 गाड़ी हमको दिया है। हाँ, ठीक है। हाँ, माधोपुर, बनगांव, सोनवा मिला करके 3 गाड़ी। 3 गाड़ी। गाड़ी में तो नहीं होगा, है ना। अभी जैसे अलॉटमेंट के आधार से तो 1 लीटर बोलता है, लेकिन वह समायोजन करके आए, अब वो लोग को अपने देगा। करीब 1.5 गाड़ी करीब यहाँ तो हमको देना होगा। हाँ हाँ, चक्रधरपुर में लेकिन 1 टैंकर पहुँचे। 1 टैंकर पहुँचे तो बंदगांव भी है इसमें अटैच। हाँ, सोनवा भी है। 3 में उसी में 3 में। हाँ, 6 महीना लगभग हो गया। 6 महीना। इस बार क्या रेट में बिकेगा? मैंने कार्डधारी को दिया जाएगा। हाँ, 1 रुपया कमीशन लेगा, 66 रुपया देगा और का 66 रुपया। इस बार कम भी हुआ लग रहा है तेल का रेट। तेल 65 रुपया। पहले कितना था? पहले तो ज़्यादा, हमेशा रेट चेंज होता है। अब अगला बार आएगा कितना रेट आपको ठिकाना नहीं। इस बार रेट लेकिन कम आया लगता है। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड सभागार में मंगलवार को विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में राशन डीलरों, पदाधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने डीलरों को राशन समय पर उपलब्ध कराने के साथ साथ लाभुकों को समय पर और सही माप के साथ राशन वितरित किए जाने का मामला छाया रहा। अधिकांश राशन डीलरों का अगस्त का अनाज नील कर दिया गया है, जिससे डीलर राशन वितरण करने में सक्षम नहीं है। प्रति महीना राशन में कटौती करने से डीलरों का दर्द साफ झलक रहा था। डीलरों को कोरोना काल का भी कमीशन नहीं मिलने का मामला उठाया गया। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने समय पर राशन उपलब्ध कराने, राशन कार्ड से नाम हटाने और जोड़ने को
सुगम बनाने की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए मांग उठाया कि जिस लड़की की शादी अन्य जगहों पर हो गई है, वैसे नामों को हटाने के लिए लोगों को आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं डीलरों ने समय पर अनाज आपूर्ति करने, दिसंबर 2022 का अनाज आपूर्ति करने, कोरोना काल का कमीशन देने की मांग किया है। बैठक का संचालन बीडीओ कीकू महतो ने किया। वहीं विधायक सविता महतो ने कहा कि आज बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों व डीलरों के समस्याओं को सुना गया एवं दोनों पक्षों के समस्याओं को लेकर उच्च पदाधिकारी से बात कर इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पर अगर चावल नहीं किया जाता तो लाभ तक नहीं पहुंचता है। जो भी उसी तरह के समस्या, जो यहाँ की बच्ची शादी करके कहीं दूसरा जगह गए हैं या डेथ कर गए हैं, उस भी कार्ड में नाम अभी तक है, उसको नाम को हटाना, डिलीट करना है और जो यहाँ की मूल समस्या समय से राशि दिया जाए और उसको ओजन से दिया जाए, सही ओजन से डीलर को, जो भी लागू को भी सही मिलेगा चावल। इसी तरह की सारी समस्या डीलर का भी सुनी गई है, मुखिया से भी, और जो यहाँ पर जो एमओ साहब के भी तरफ से क्या कुछ भी अगर लेटर जाता है तो उसको अगर नहीं देखते हैं तो उसमें भी काम करने में बाधित पड़ती है। तो जो भी ऑफिस से भी अगर लेटर डीलर का वहाँ जाता है तो उसको भी देख क्या चीज़ के लिए ये लेटर आया है, इसमें क्या करना नहीं करना, उसको भी समय पर पढ़ के करना। और वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल इंजीनियरिंग विभाग के सभागार में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा विदाई से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। निवर्तमान सीनियर डीपीओ श्रीरंगम हरितश को गुलदस्ता और शॉल भेंट कर मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा व अन्य पदाधिकारियों ने विदाई दी। वहीं नए सीनियर डीपीओ ऋषभ सिन्हा का स्वागत शॉल ओढ़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर किया गया। समारोह के दौरान सभी ने एक एक कर निवर्तमान सीनियर डीपीओ श्रीरंगम हरितस के कार्यकाल को याद किया। शशि मिश्रा ने कहा कि श्रीरंगम हरितस के कार्यकाल में कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए और कई कार्य हुए। उनमें से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाकर कार्मिक विभाग ने रेल कर्मियों को राहत देने का कार्य किया। उनके द्वारा किए गए कार्य और कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। इस मौके पर निवर्तमान सीनियर डीपीओ श्रीरंगम हरितस ने कहा कि उन्हें मेंस कांग्रेस का पूरा सहयोग मिला, जिसके कारण वे कर्मचारी हित में फैसले लेने में सफल रहे। वहीं नए सीनियर डीपीओ ऋषभ सिन्हा ने कहा कि वे रेल कर्मियों के साथ हैं, जहां भी जरूरत होगी वे कर्मचारी हित में मेंस कांग्रेस का पूरा सहयोग करेंगे। कतई कोई संदेह नहीं है कि जो काम इन्होंने मंडल स्तर पर कर्मचारी हित में किए हैं, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट एक तरह से हमारा नोडल अधिकारी होते हैं रिकॉग्नाइज यूनियन के, और ये नोडल डिपार्टमेंट है कार्मिक विभाग। हमें गर्व है कि हम ऐसे उन्नतवान सीनियर डीपीओ को अपने बीच में हम लोगों ने 2 साल 8 महीना ही चाहिए टेन्यूर। हम लोग के लिए तो काफ़ी छोटा है, सर बोलते हैं कि सबसे लंबा मेरा टेन्यूर यहीं पे है, लेकिन हम लोग तो कहेंगे कि वो काफ़ी छोटा टेन्यूर रहा सर। लेकिन इस बात का हमें खुशी है कि आप मुख्यालय में जा रहे हैं और मेंस कांग्रेस के हार्दिक शुभकामना आपके साथ हमेशा रहेगा सर। तो जिस तरह से आगे बढ़कर एसईआरएमसी ने कर्मचारी हित का मुद्दा रखा, डीआरएम ने मुझे कहा कि मैंने भी बहुत जगह सर्विस करी है, एक्स डीआरएम की मैं बात कह रहा हूँ ये, लेकिन इस बार जिस तरह यूनियन खड़ा हुआ है, मैंने इससे पहले इतने नेक कार्य के लिए कभी भी यूनियन खड़े तो नहीं। इस पर्टिकुलर घटना की चर्चा हेडक्वार्टर तक में हुई थी कि सीकेपी में इस वजह से पूरे यूनियन ने सपोर्ट किया है एम्प्लॉयज़ के इस मुद्दे को लेकर के। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है कि एसईआरएमसी ने बड़े दमखम के साथ अपनी भूमिका को निभाया। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक यहाँ के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में कर लिया गया है और मैं एक और भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ
हर तरह से मौजूद हूँ और आपकी हर समस्या के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आप लोग कार्मिक विभाग पर जैसा भरोसा करते थे, कृपया वैसा भरोसा करते रहिए और मैं हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए लगा रहूँगा, उनके हित के लिए लगा रहूँगा। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि आपने अपना मेडिकल प्रोफेशन क्यों छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ा नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में आप एक एक करके एक पेशेंट देखते हैं। अभी मैं 27,000 आदमियों का हम लोग मिलकर रेल को, चक्रधरपुर मंडल को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। और इधर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मुसाबिनी में खेल कूद दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के भैया बहनों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मुसाबनी में विद्यालय स्तर पर खेल कूद दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी मुसाबनी पंचायत मुखिया बसंती सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल के सचिव बाबूलाल सिंह, प्रधानाचार्य रूमी सरकार उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिताओं में करीब 350 भैया बहनों ने भाग लिया, जिसमें कक्षा प्रथम से 10वीं तक के भैया बहनें शामिल हुए। शिशु मंदिर के भैया बहनों के लिए चॉकलेट रेस, नींबू चम्मच दौड़, कुर्सी रेस आदि एवं विद्या मंदिर में 50 से 100 मीटर रेस, बोरा दौड़, गोला फेंक, खो खो, चम्मच दौड़, योग आदि रखा गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य अतिथि पश्चिमी मुसाबनी की मुखिया बसंती सोरेन भैया बहनों की हौसला अफजाई की, उन्हें आगे बढ़ने एवं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इधर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में बनाए गए फिटनेस जोन टाटा स्टील कॉरपोरेट के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी व जुस्को के MD ऋतुराज सिन्हा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही जी टाउन फिटनेस जोन आम लोगों को समर्पित कर दिया गया। वर्षों से पूजा समारोह के लिए जाना जाने वाला जी टाउन मैदान का टाटा स्टील जुस्को द्वारा कायाकल्प करते हुए फिटनेस जोन में तब्दील कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आम लोगों को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस फिटनेस जोन में 16 ओपन जिम, बच्चों के खेलने के लिए 12 उपकरण, एक वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, 960 मीटर वॉकर ट्रैक, योग एवं बैठने के लिए सुविधा शामिल है, जिससे स्थानीय वासियों में काफी खुशी है। अब इन्हें फिटनेस के लिए महंगे जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के सामने ही सारी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही उन्हें ये भी अफसोस है कि वर्षों से इस मैदान में आयोजित होने वाली पूजा समारोह में लोग वंचित हो जाएंगे। इसके लिए भी कंपनी को व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं VP चाणक्य चौधरी ने कहा कि इस फिटनेस जोन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को ध्यान में रखा गया है। साथ ही यहां होने वाले पूजा समारोह के लिए अन्य मैदान को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, जहां लोग पूजा समारोह आयोजित कर सकेंगे। बहुत बढ़िया बनाया है टाटा स्टील, इसको मिलकर के, और हम लोग बगल में हमारा क्वार्टर, अब डेली यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पार्टी भी होता था और इतना गंदगी होता था ना कि रहना मन इतना बदबू होता था कि रहना मुश्किल हो जाता था। हमारा क्वार्टर बगल में ही है, तो इस वजह से यहाँ बना है, बहुत अच्छा। ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से चल रही थी कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको अगर अपना फिटनेस के लिए, स्पोर्ट के लिए ओपन एरिया में जाना होगा तो कहाँ जाएंगे। क्लोजेस्ट उनके लिए यहाँ से कदमा है या फिर कहीं साक्षी या फिर गुदरी के आगे जाएं, तो इस एरिया में क्यों नहीं बना दिया जाए। तो मुझे खुशी है कि इस पूरे ग्राउंड को ऐसे रेडी किया गया है जिसमें कि छोटे से छोटा बच्चा और सबसे बुजुर्ग इंसान भी जो इस एरिया में रहता है उसके लिए फैसिलिटी है। चाहे आप वॉक करना चाहें और अगर बैठ के सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गप करना है उसके लिए बेंचेस भी हैं। और छोटे बच्चों का यहाँ कराटे का कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, सुन भी रहे थे कि यहाँ पे जूडो कराटे का भी कुछ क्लास चलता है। योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वॉलीबॉल बैडमिंटन के लिए बनाया है, छोटे बच्चों के झूले हैं और ओपन जिम है ताकि लोग अपना
फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से बनाया गया है कि खुला है, कहीं पे कुछ रश नहीं है और हर एक जोन अलग अलग है, लाइटिंग भी अच्छी दे रखी है। एंड होप यही है कि यहाँ के लोग इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।